टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जैसे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस और आपकी लेखपाल, ये तीन एग्जाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अदर स्टेट में भी होंगे, लेकिन मात्र 5 दिन में राज्य व्यवस्था को कैसे हम पूरी तरह से रिवाइज करें और आने वाले संभावित प्रश्नों का डिस्कशन करें। आज तारीख से, आज देखिए हम मात्र 14 तारीख तक पूरे की आपकी राज्य व्यवस्था का पूरा सिलेबस भी कराएंगे और प्रश्न भी कराएंगे, लेकिन आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने होंगे। आज पढ़ेंगे हम संविधान सभा का। अगर भी आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है, पहला है कि संविधान सभा की बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, संविधान सभा की है। तो संविधान सभा का जो पहली बार जो विचार भारत में दिया था वो एम.एन. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने भारत में सबसे पहले संविधान सभा जैसे वर्ड का यूज किया था। लेकिन प्रश्न विश्व से भी पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख किसने किया था? तब वो आ जाता है हेनरी मेन। हेनरी मेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का पहली बार प्रयोग किया था। हम जानते हैं कि सबसे पहला लिखित जो संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अंतरिम सरकार, हम भारत में देख लेते हैं कि किस तरह संविधान सभा का गठन हुआ और कैसे आगे बढ़ी हमारी प्रक्रिया। अंतरिम सरकार का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया गया था। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी के द्वारा, देखिए सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई थी। 1934 में किसने के द्वारा? आपके स्वराज पार्टी के द्वारा ये मांग की गई थी। और 1937 में जो कांग्रेस का जो फैजपुर अधिवेशन था, इसमें भी इसी तरह से मांग की गई और प्रस्ताव आया। अंतरिम सरकार का जो गठन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और मुस्लिम लीग इसमें जो शामिल हुई थी वो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई थी। सारे प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है और मैं उसे कंसेप्टली आपको समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और फैक्चुअल भी क्वेश्चन ठीक हो, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बो आपका पीसीएस में पूछता है। तो देखिए इसका जो अंतरिम जो सरकार है, इसके जो उपाध्यक्ष जो बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि 8 अगस्त 1940 को, ध्यान रखना 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहली बार संविधान सभा की जो मांग है उसको आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। यह प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे पहली बार आधिकारिक रूप से कब मांग को स्वीकार किया गया, तो इसका जो आंसर है 8 अगस्त 1940। ध्यान रखना 1940 की 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले 23 मार्च 1940 को जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। फिर आपका 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया है और 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, जहां जिसके जो प्रथम जो सत्याग्रही हैं वो आचार्य विनोबा भावे थे और जो दूसरे सत्याग्रही हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो 1940 की 3 घटनाओं को क्रम से पूछ सकता है, क्योंकि 1940 की ये घटना है। तो अगर घटनाओं का क्रम आ जाए तब आपको पहले कौन सा है? पहले मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940, फिर आपका 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव और 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये डेट आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए बात आती है कैबिनेट मिशन की। देखिए भारत में जो संवैधानिक जो समस्या चल रही थी और विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो वहाँ से एक कैबिनेट मंत्रियों का मिशन भारत में आया था। जैसे चूंकि वहाँ के आने वाले सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया है। कैबिनेट मिशन की जो घोषणा हुई है वो 19 फरवरी 1946 को हुई, जबकि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत में आया है और 16 मई 1946 को उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तीनों डेटें हैं, ये भी ऊपर नीचे कूट मिलान के लिए भी आ सकता है और कोई भी फैक्चुअल एक प्रश्न पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की गई और उसको वो कैबिनेट मिशन भारत आया कब और उसने अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की। इसमें देखिए 3 लोग आए, तीनों कैबिनेट मंत्री थे, तत्कालीन मंत्री थे, तो इसीलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन कहा गया है। कौन कौन 3 थे? तो पैथिक लॉरेंस, आपके पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पैथिक लॉरेंस थे ये इसके अध्यक्ष थे
और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो युद्ध समिति के सदस्य थे, और जो एबी अलेक्जेंडर थे वो तत्कालीन नौसेना प्रमुख थे। एक बात और बता दें कि जो पैट्रिक लॉरेंस थे ये उस वक्त भारत सचिव जैसी पोस्ट पर भी थे। तो ये कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अध्यक्ष कौन थे, इसमें सदस्य कितने थे, और उस वक्त तत्कालीन उनकी पोस्ट क्या थी। क्वेश्चन को आगे, जो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि या देखिए जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, और जुलाई अगस्त में, कब, जुलाई अगस्त 1946 में हमारी संविधान सभा का क्या है, चुनाव हुआ था। साथ ही संविधान सभा के सदस्यों की अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल सदस्य संख्या हमारी 389 थी। तो यहाँ से इसका क्लासिफिकेशन ऐसे हम कर सकते हैं, तो 389 हमारे कुल सदस्य थे, जिसमें हमारे 11 प्रांतों से आपके 296 थे, और आपके 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। किसे, देसी रियासत से थे, और ये ब्रिटिश प्रांत थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि ब्रिटिश प्रांतों की उस वक्त कितनी संख्या थी, तो ब्रिटिश प्रांतों की संख्या उस वक्त तत्कालीन आपकी 11 थी। तो साथ ही जो 296 है इसमें 292 और 4, इस तरह से आपका 296 ये निकल के आता है। तो 4 उस वक्त के कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। अगर देसी रियासतों की संख्या बताएं तो आपकी देसी रियासतों की संख्या 93 है। तो यहाँ से आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन बात करें कि संविधान सभा की चुनाव कितने के हुआ था, संविधान सभा के कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो ध्यान रखिएगा तब उसका आंसर आपका 296 हो जाएगा, क्योंकि जो देसी रियासत के सदस्य थे उनका चुनाव नहीं हुआ था, उनका मनोनयन हुआ था। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने मनोनीत सदस्यों थे, तो उसमें आपका आंसर 90 कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। और अगर बात पूछे कितने निर्वाचित की व्यवस्था की गई थी, तो आपका 296 की, और टोटल कितने हमारे 389 हैं। अब देखिए इसमें ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, 292, कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे, 4, और देसी रियासत से कितने थे, 93। लेकिन अगर हम बात करें कि संप्रदाय के आधार पर इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब आपकी जो सामान्य थे वो 213 थे, मुस्लिम थे आपके 79, और सिख थे आपके 4। ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व की हम बात करें, तो प्रतिनिधित्व की बात करें तो हमारी जो महिलाओं की संख्या थी वो आपकी 15 थी, जबकि अनुसूचित जाति के जो लोग थे वो 26 थे, और जो ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, अनुसूचित जनजाति थे, उनकी संख्या आपकी 33 थी। अगर दलीय की स्थिति की बात करें, दल किस पार्टी के कितने सदस्य जीत के गए थे, तब आपके कांग्रेस के आपके 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, और निर्दलीय आपके 8 थे। ये सारा डेटा फैक्चुअल आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको यहाँ सांप्रदाय के आधार पर संविधान सभा का वर्गीकरण बताया, साथ ही बताया विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसा था, और साथ ही दल की स्थिति के अकॉर्डिंग ये कैसा वर्गीकरण था। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रिटिश जो भारत था, ठीक है, उसमें से जो ब्रिटिश भारत की आवंटित थी 296, उसमें 292 सदस्यों का चयन हुआ था 11 गवर्नरों के प्रांतों से, और 4 का जो चयन हुआ था वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से हुआ था। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि कितने सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से हुआ था, तब उसका आंसर 4 हो जाएगा। तो ये घुमा फिरा कर प्रश्न पूछा जा सकता है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ध्यान रहे चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, और मुझे लगता है कि इस साल इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। संविधान सभा की हम बात कर लें तो संविधान सभा में कुल जो महिला जो सदस्य थी वो 15 थी, लेकिन जो प्रथम अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का, ठीक है, उसमें 9 महिला आई, और जो हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, तो उसका जो आंसर है उसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। तो ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। साथ ही आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये पूछ सकता है कि यूपी में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो उसका जो आंसर है वो आपका 5 हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश से महिलाएं कौन कौन सी थीं, तब बात आते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उसमें थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, और ये देश में किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री भी थी। उत्तर प्रदेश की तो थी, और सबसे पहले अन्य प्रदेशों की तुलना में भी देखा जाए तो सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री देने का श्रेय उत्तर प्रदेश को है। साथ ही विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी और बेगम एजाज रसूल, ये एकमात्र मुस्लिम महिला थीं
जो संविधान सभा में थी। इस तरह से आपकी जो 5 महिलाएं थीं वो आपकी उत्तर प्रदेश से थीं। मद्रास से आपकी 3 महिला थीं, जी दुर्गाबाई, दक्षयानी वेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो दक्षयानी वेलायुधन जो केरला से थी, वो ये एकमात्र संविधान सभा की दलित महिला भी थी। तो ये सारे फैक्चुअल डेटा जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें मैंने कोशिश किया है। अब देखते हैं कि किस तरह से आपके अन्य महिलाएं वो कौन कौन सी थी। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आपकी रेणुका राय और जो रेणुका राय है और आपकी लीला राय है, यहाँ पर संख्या आएगी 2, यानी पश्चिम बंगाल से 2 महिलाएं थीं। जबकि त्रावणकोर से एनी मस्करीनी थी और एनी मस्करीनी संविधान सभा की एकमात्र ईसाई महिला थी। इस तरह से तीनों फैक्चुअल डेटा जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही उड़ीसा की हम बात करें तो मालती चौधरी, और बंबई से बात करें तो हंसा मेहता की, और बिहार से सरोजिनी नायडू हैं। और ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, भारत की कोयल कहा जाता है। और मध्य प्रांत की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर है। तो इस तरह से ये कूट मिलान करने को आ सकता है, एक तरफ महिला का नाम होगा और एक तरफ प्रदेश का नाम होगा। तो ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में या लोअर पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जा सके। तो अगला जब देखते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल की है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने इस साल जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको शामिल किया है, और ये लिख करके मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि जल्दी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कवर किया जा सके, क्योंकि लिखते हैं तब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए, अंतरिम जो मंत्रिमंडल है, अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अगस्त 1946 को, और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो आपके थे लॉर्ड वेवेल, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बुलाया और कहा कि भैया अंतरिम जो सरकार है उसको आप बनाइए। तो अंतरिम सरकार का जो निमंत्रण था वो 1 अगस्त 1946 को दिया था। साथ ही कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो 24 अगस्त 1946 को, ध्यान रखना ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था। तब आता है आंसर कैबिनेट मिशन योजना के तहत है, और प्रथम अंतरिम सरकार भारत में बनाई गई थी। तो 2 सितंबर 1946 को, कब 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड वेवेल और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेहरू समेत अब बात करें तो इसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो 13 थी। ये फैक्चुअल डेटा कई बार प्रश्न पूछा गया है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग इसमें शामिल हो गई। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई। जब अंतरिम सरकार में जब शामिल हुई तब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने अपने 3 सदस्यों का इस्तीफा लिया था। यहां से भी क्वेश्चन इस साल बनने की प्रबल संभावना है छात्रों। इसमें क्या है कि सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सरसफात अहमद खां। ध्यान रखना, जो मेहनत करता है वही पास होता है, जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है वो पास होता है। तैयारी करने वाले तो बहुत से लोग हैं, और वैसे भी आप पढ़िएगा, लिखिएगा और एक एक चीज़ को बड़ा गंभीरता से समझिएगा। हंसी मजाक करना तो मुझे भी, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त रिवीजन का है तो मेरा भी सीरियस रहना जरूरी है और आपका भी सीरियस रहना जरूरी है। ठीक है, तो रात को चटियाना मत, जो फालतू की जो चैटिंग होती है। हाँ, मूड फ्रेश करना हो, आप तनाव में हो तो कह सकते हो कि भाई आप बात कर लो किसी से भी। तो मुस्लिम लीग ने कितने थे, 5 सदस्यों को इसमें शामिल किया। ठीक है, कितने, 5 सदस्यों को। लियाकत अली, आई चुनरीगर, अब्दुल निस्तार, जोगेंद्रनाथ मंडल और गजानफर अली खां। यानी ये 5 लोग अंतरिम सरकार में आए। कब आए, जब 3 कांग्रेस के लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। तो ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है अंतरिम सरकार में कांग्रेस के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों ने क्या किया, इसमें प्रवेश किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है आपके लिए। अब देखते हैं कि अंतरिम सरकार में बन गए तो किसको क्या क्या मिला। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल की बात मैं कर रहा हूं तो आपको जवाहरलाल नेहरू ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेशी मामले थे और राष्ट्रमंडल के थे। ये 2022 की पीसीएस में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नोट कर लीजिएगा गंभीरता के साथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री था। ये पूछा जा सकते हैं। CH भाभा, इनको क्या मिला, खान और बंदरगाह मंत्री बने थे। राजेंद्र प्रसाद जो पहले हमारे
प्रेसिडेंट भी थे, इनको पहली बार अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय मिला था, जबकि आसफ अली को रेलवे मिला था और जगजीवन राम को श्रम मंत्री मिला था। तो ध्यान रखा, अंतरिम जो मंत्रिमंडल बना था उसमें डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा उसमें डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं थे। अब बात आती है कि मुस्लिम लीग ने अपने सदस्यों को कौन कौन सा मंत्रालय दिया था। तो दाना लियाकत अली आपके वित्त मंत्री बने थे, आई चुंदरीकर आपके वाणिज्य मंत्री बने थे, अब्दुल रब निश्तर आपके संचार मंत्री बने, जोगेंद्रनाथ मंडल विधि मंत्री, यानी अंतिम सरकार में कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल बने हैं। और ये क्वेश्चन में आता है तो दोनों ऑप्शन होते हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। तब उसमें ध्यान रखना जो पहले विधि मंत्री हैं वो आपके जोगेंद्रनाथ मंडल हैं। यह प्रश्न घुमा करके ये पूछा जा सकता है। और जो गजानतर अली खां थे वो आपके स्वास्थ्य मंत्री थे। अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक की बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बल लैनर है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे और दिन था सोमवार। दिल्ली के कहां पर हुई थी? जो काउंसिल चैम्बर का जो लाइब्रेरी है उसमें हुई थी। कहां हुई? और टाइम क्या था? 11 बजे थे। दिन कौन सा था? आपका सोमवार था। और इसके पहले अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ध्यान रखना जिस सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त सबसे वरिष्ठतम जो सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उन्हें वित्त का और जो परिषद का जो अनुभव था वो सबसे सीनियर थे इस मामले में। लेकिन बात आ जाती है कि उम्र में तो गांधी जी भी बड़े थे, लेकिन उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? तो ध्यान रखना जो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो मात्र 207 इसमें सदस्य आए। 207 सदस्य इसलिए कम आए क्योंकि इसमें देसी रियासतों ने वहां से 93 सदस्य आने थे और उन्होंने भाग नहीं लिया, इसीलिए आपको यह संख्या 207 बहुत कम नजर आती है। और इसमें पहले दिन केवल आपकी 9 महिलाएं ही आई थीं और 3 देशों ने इसमें बधाई संदेश भेजे थे, चीन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना पहले दिन हमें जो बधाई संदेश दिया है वो 3 ने दिया है, चीन ने दिया है, अमेरिका ने दिया है और ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व है वो आपका फ्रैंक एंथनी ने किया था। पारसी समुदाय का जो नेतृत्व है वो PH मोदी ने किया था। जबकि डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान सभा ने पहले निर्वाचन किया था बंगाल का जो जैसोर और खुलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर अंबेडकर पहली बार संविधान सभा में कहां से आए, तो ये जैसोर और खुलना था। और ध्यान रखना ये जो जैसोर और खुलना था तो ये जो जब डिवाइडेशन हुआ था तो ये फिर वो पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। लेकिन ये सीट पाकिस्तान की संविधान सभा में जाने के पश्चात फिर उनका जो चुनाव हुआ वो पूना से हुआ था। ध्यान रखना जो दूसरा चुनाव हुआ है वो बंबई प्रांत की पूना सीट से हुआ है, जिसके लिए MR जयकर ने क्या की थी? अपनी सीट को छोड़ी थी, यानी MR जयकर ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। फिर उस सीट से डॉक्टर अंबेडकर को चुन करके फिर संविधान सभा में भेजा गया था। और ये ऐसा हुआ कैसे? सर BN राव जो कि एक ICS अधिकारी थे और उन्होंने क्या कहा, उनके कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसके बंबई के जो प्रधानमंत्री थे, तब ये पोस्ट हुआ करती थी, स्टेट में जो मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री, आज जो मुख्यमंत्री हैं और तत्कालीन समय में उसे प्रधानमंत्री कहते थे और तब ये नाम यही था पद पर। तो उस वक्त वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो BG खैर थे और उनके जब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने लेटर लिखा BG खैर को कि आप डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में अपने प्रांत से भेजिए, उसके फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल न होने के कारण विंस्टन चर्चिल ने कहा था यह वह सभा है जिसकी दुल्हन गायब है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के सदस्य न होने के कारण किसने कहा था कि संविधान सभा वह है जिसमें दुल्हन गायब है, यह वह सभा है जिससे दुल्हन गायब है। 11 दिसंबर 1946 को, ध्यान रखना जो अगली बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को है और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? ये स्थायी अध्यक्ष चुनाया गया और बेनेगल नरसिंहा राव यानी सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना भारत के संविधान के साथ साथ उन्होंने जो BN राव हैं उन्होंने म्यांमार के संविधान के निर्माण में भी भूमिका अदा की है। अब बात कर लेते हैं हम कहाँ कि वायसराय जो लॉर्ड वेवेल था
उसने जुलाई 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, ठीक है। और यह पद बहुत पूर्णतः क्या था, अवैतनिक था। यानी सर BN राव की बात कर रहा हूँ। BN राव को किसने नियुक्ति की थी, तो धारणा संविधान सभा ने नहीं की थी। ये प्रश्न आ जाता है कि BN राव की नियुक्ति किसने की थी, कैबिनेट मिशन ने की थी, कृषि मिशन ने की थी, अंतरिम सरकार ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो वायसराय लॉर्ड बेविल ने की थी। तो आशा है आप इस चीज़ का आनंद ले रहे होंगे और फास्ट तरीके से देख रहे होंगे। बाद इस वीडियो को फास्ट मोड में लगा करके बहुत तेज रिवाइज कर लीजिएगा। अगर संविधान सभा का कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो या कंसेप्चुअली क्वेश्चन आता है तो आपके इस नोट से जरूर आ जाएगा। अब बात आता है उद्देश्य प्रस्ताव किया जाती है, तो आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, कि हमारा जो संविधान है उसे क्यों बनाया जाना चाहिए, उसके मूलभूत उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसकी बात कर रहा हूँ, जिसे बाद में प्रस्तावना कहा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था उसमें 8 अनुच्छेद थे और ये 22 जनवरी 1947 को हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। और डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपकी 17 नवंबर 1947 को हुई है, यानी 15 अगस्त को हम आज़ाद हो चुके हैं। उसके बाद डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की जो पहली बैठक है 17 नवंबर 1947 है। ये फंसा देता है, याद रखिएगा। और GV मावलंकर को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो जो संविधान सभा थी वो 2 रूप में थी। जब वो संविधान निर्माण करती थी तब वो संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी, और इसके अलावा जब मीटिंग होती थी तब वो अंतरिम सरकार और जो देश चलाने वाली थी तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। तब जब अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तब अध्यक्ष आपके GV मावलंकर हुआ करते थे, और जब संविधान निर्माण की बात होती थी तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। ये बात को बहुत अच्छी तरह समझिएगा, और जब भी प्रश्न आए तो उसकी मूल पकड़, उसकी मूल उद्देश्य को, मूल भावना को पकड़ते हुए आप आंसर लगाइएगा, कन्फ्यूज मत रहिएगा। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो राजनीतिक है, जो दर्जा है वो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई आपको है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो पॉलिटिकल स्टेटस है वो कैसा है, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज की तरह है। साथ ही संविधान सभा में अनुसूचित जाति की संख्या वो तुम्हें बता दी 26 है, और हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लिया ही नहीं था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण आती है एटली की घोषणा। एटली ने कहा था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा था, कहाँ पर, हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि 20 फरवरी 1947 को ये स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि हम 30 जून 1948 को जो सत्ता है भारत की जिम्मेदार लोगों के हाथ में सौंप देंगे। इसकी डेट बहुत पूछी जा सकती है। ये कथन कहाँ पर है इनका, हाउस ऑफ कॉमन्स में है। कब घोषणा की है, 20 फरवरी 1947 को की है, और क्या घोषणा की है कि हम सत्ता भारत में भारतीय लोगों को सौंप देंगे। फिर क्या हुआ, फिर इस घोषणा के पश्चात हम देखते हैं कि माउंटबेटन योजना आती है। माउंटबेटन योजना के तहत, यानी ये आई 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत क्या है, आपका भारत का बंटवारा हुआ। और बंटवारा किस में हुआ, ये हुआ भारत में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो था वो 2 था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और आपका एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने जो अपनी जो उपस्थिति थी वो भारत में दर्ज कराई, और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को घोषित की गई, जिससे ब्रिटिश भारत का विभाजन हो गया था। अब बात आती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रस्तुत किया गया, और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है वो पास किया गया, और 18 जुलाई 1947 को इसको मंजूरी मिली, और 15 अगस्त 1947 को हम अस्तित्व में आ गए। तो इस तरह से ये सारे डेटा हैं, आप, मुझे लगता है कि इसका आनंद ले रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। तो ये जितना बार बार इसको फेरेंगे तो आपको क्या होगा, ये आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएंगे। अब भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू को
प्रधानमंत्री बनाया गया था। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया और लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने हैं, जबकि लियाकत अली जो हैं वो भारत के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत जो मंत्री था, ये जो पोस्ट है अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 2 सीमा आयोग बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने बड़ा गंभीरता से एनालिसिस करने के बाद इस नोट्स में शामिल किया है। 2 सीमा आयोग, एक तो पंजाब सीमा आयोग था और बंगाल सीमा आयोग था। मान लो इस तरह से, मान लो ये आपका भारत है और इस तरह से ये पूरा भारत था। तो ये जो था, जो पाकिस्तान बना, तो ये वाला जो था पंजाब सीमा आयोग था, और यहाँ पर जो बना ढाका वाला, ये जो अब बांग्लादेश है, तो ये पहले पूरी पाकिस्तान था, तो एक ये सीमा आयोग बना। तो 2 सीमा आयोग बने थे, एक तो बंगाल सीमा आयोग और एक पंजाब सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग, ये 2 बनाए, और दोनों के जो अध्यक्ष थे वो सर रेडक्लिफ थे। तो रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इधर ही नहीं है, इधर भी थी, ध्यान रखिएगा। अब बंगाल सीमा आयोग में कौन कौन सदस्य थे, तो इसके अध्यक्ष तो रेडक्लिफ थे, लेकिन सदस्य थे सीसी विश्वास, बीके मुखर्जी, अबू साले मोहम्मद अकरम और एसए रहमान। तो ये 5 सदस्य हैं। पूछा जा सकता है, अभी तक ये नहीं पूछा गया है। साथ ही अगर हम बात करें पंजाब सीमा आयोग के कौन थे, तो पंजाब सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो तो सर श्री रेडक्लिफ ही थे, लेकिन सदस्य क्या रहे तो मेहर चंद महाजन, तेजा सिंह, दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर। ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। हो सकता है यूपीएससी में ये पूछ ले, पीसीएस में पूछ ले, या आपका लोअर पीसीएस में पूछ ले। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1945 से 20 जून 1948 तक ही रहे। यानी माउंटबेटन का अगर कार्यकारी परिषद की हैसियत से देखा जाए कार्यकाल, तो 15 अगस्त 1945 से लेकर के 20 जून 1948 तक था। इसके बाद परिषद के जो अध्यक्ष बन गए थे वो आपके राजगोपालाचार्य बन गए थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बात करें तो भी माउंटबेटन है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो राजगोपालाचारी हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो भी राजगोपालाचारी हैं। तो ये चारों को मैंने बोला है, आप इसको रिवर्स कीजिएगा और फिर देखिएगा मैंने क्या बोला है। चारों के चारों पॉइंट बहुत गंभीर हैं। छोटी सी भी आपकी असावधानी पेपर में क्वेश्चन को गलत करा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आई प्रारूप कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, और प्रारूप कमेटी जब पढ़ते हैं तो इससे अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने भी हैं। तो 29 अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसे हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति भी कहते हैं, ड्राफ्टर कमेटी भी कहा जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मैंने इसमें वर्ड जोड़ा है, शब्द जोड़ा है कि निजामुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को क्या कहा, उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा था। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, हो सकता है आगामी किसी परीक्षा में ये पूछ ले। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये जो अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के द्वारा समर्थित थे। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी कांग्रेस के समर्थित थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये कांग्रेस समर्थित थे। ध्यान रखना, ये कांग्रेस समर्थित थे, कांग्रेस के नहीं थे। तो पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में कांग्रेस के कौन से सदस्य थे। तो कांग्रेस की सदस्य की बात करें तो डॉक्टर KM मुंशी जो थे ये कांग्रेस से इलेक्टेड होके आए थे, जबकि सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे ये प्रारूप कमेटी में थे, लेकिन ये रियलिटी में मुस्लिम लीग से चुन के रह के आए थे। तो ये क्वेश्चन प्रारूप कमेटी में पूछ सकता है कि जो पांडुलेखन समिति है उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य कौन थे। तो ये आपको है। कांग्रेस के कौन थे, तब आपका आंसर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो जाएंगे। और बाकी जो लोग थे वो कांग्रेस के द्वारा समर्थित थे, जिनका कांग्रेस से डायरेक्ट संबंध नहीं था। ठीक है। N माधवराव जिन्होंने BL मित्र की जगह ली थी, ये भी कांग्रेस समर्थित थे। और TT कृष्णमाचारी इन्होंने DP खेतान की जो मृत्यु हो गई थी ये भी कांग्रेस समर्थित थे। तो ये मनोनीत थे। तो इसकी जो आपकी पहली बैठक है, जो आप प्रारूप कमेटी है, इसकी जो पहली बैठक है वो 30 अगस्त 1947 को हुई है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस प्रारूप कमेटी में 2 तरह के लोग थे, कुछ निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत थे। निर्वाचित सदस्यों की हम बात कर लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, ये 5 लोग ऐसे थे जिनका निर्वाचन हुआ था। और नामजद सदस्य, मनोनीत सदस्य की बात करें तो N माधवराव
और टीटी कृष्णमाचारी, ये जो लोग थे ये आपके नॉमिनेट किए गए थे। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार नहीं किया था, ध्यान रखिएगा, बल्कि इस समिति का कार्य तो संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। लेकिन बाद में इस समिति ने नए अनुच्छेद और शब्दावलियों को जोड़ा और पूर्व के प्रारूप में काफी बहुत बड़ा बदलाव किया, और ये सारा बदलाव किया था डॉक्टर अंबेडकर ने, इसीलिए उन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनकी भूमिका को बहुत अच्छी तरह समझा। संविधान सभा के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उनके मेहनत को, उन्होंने जितनी जी तोड़ मेहनत करके संविधान को बनाने का जो योगदान दिया बनाने में, इसी कारण उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की नियुक्ति को संविधान सभा में अपना सबसे अच्छा कार्य बताया था। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि संविधान सभा में अगर मैंने कुछ सबसे बेहतर कार्य किया है तो वो ये है कि मैंने प्रारूप कमेटी का गठन किया है और उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को चुना है। ये राजेंद्र प्रसाद के कथन थे। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने बाबा साहब को कौन सी उपाधि दी थी, तो स्किल्ड पायलट की संज्ञा दी थी। KB राव ने, जो KB राव हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के जनक हैं, साथ साथ जनक ही नहीं बल्कि ये कहिए कि ये पिता ही नहीं, माता भी हैं। यानी संविधान के पिता और माता डॉक्टर अम्बेडकर हैं, ये कथन कहा है किसने? KB राव ने, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने कहा स्किल्ड पायलट है। इसमें जो प्रारूप कमेटी ने जो प्रारूप दिया था उसमें आपके 243 अनुच्छेद थे। कितने थे? 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप कमेटी में जो संविधान था उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ने मात्र 6 माह में प्रारूप की समीक्षा कर डाली थी। ध्यान रखना, 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के पश्चात में उसके आर्टिकल में जो चिट्ठा दिया गया था उनको, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के साथ साथ विश्व के सारे लोगों ने इस कार्य को अतुल्य ही माना और इतना कठिन माना कि इसकी तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। इसीलिए पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल है। अब बात करें कि प्रारूप समिति के संशोधन, देखिए जब ये संशोधन करके जो संविधान सभा का जो प्रारूप था अक्टूबर 1948 में सभा में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था, जिस पर चर्चा के लिए 3 वाचन हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम वाचन है, ठीक है, वो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ और तृतीय वाचन जो है 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ है। इस दूसरे वाचन में आपके 7635 संशोधन हुए और प्रस्तुत किए गए, जिसमें 2437 जो संशोधन है उनको स्वीकार किया गया था। और दूसरा वाचन 7वें अधिवेशन से लेकर के 10वें अधिवेशन तक चला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि वाचन कितने हुए और संशोधन कितने आए और कितने संशोधन आपके स्वीकार किए गए। आगे बढ़ते हैं इसी बात को लेकर के। तो कांग्रेस ने इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि संविधान सभा पर और जो संविधान बन रहा था उस पर उन्होंने एक समिति, विशेषज्ञ समिति बनाई थी कांग्रेस ने। ये बनाई 8 जुलाई 1946 को, ठीक है। और इस समिति में कितने सदस्य थे? इसमें 8 सदस्य थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू, M आसफ अली, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, KT सेठ, DR गाडगिल, हुमायूं कबीर और K संथानम, ये 8 लोग जो थे ये विशेषज्ञ बनाए गए कि संविधान सभा के लिए मसौदा तैयार करने के लिए कांग्रेस की जो समिति थी पर्सनल, वो 8 वाली थी। अब यहाँ से सॉरी, अब यहां से आता है कि सभापति के प्रस्ताव पर JB कृपलानी जो थे, जो JB कृपलानी थे, इन्होंने सदस्य एवं संयोजक दोनों ही रूप में काम किया था, जोड़ के रखा था लोगों को। समिति की 2 बैठकें हुई और ये बैठक, पहली बैठक 20 जुलाई 1946 को हुई है दिल्ली में और दूसरी
बैठक हुई है 15 अगस्त 1946 को बंबई में। तो ध्यान रखना, ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की बैठक है। पहली बैठक दिल्ली में हुई है और दूसरी कहाँ हुई? बंबई है। पहली बैठक कहाँ हुई? 20 से 22 जुलाई 1940 को दिल्ली में, और 15-17 अगस्त 1940 को ये बंबई में हुई है। संविधान सभा में इस समिति की भूमिका को प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद थे ग्रॉनविल ऑस्टिन। इन्होंने जो भारतीय संविधान की जो समीक्षा लिखी है, इतनी प्यारी समीक्षा लिखी है, ये पूछी जा सकती है कि भारतीय संविधान पर समीक्षा किसने लिखी? तो ग्रॉनविल ऑस्टिन, आजकल तो वो हिंदी में भी आ गई है, कि ये कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धियों तक भारत को पहुंचाया। ये जो कथन आता है वो ग्रॉनविल ऑस्टिन का आता है। अब देखिए, प्रमुख तथ्यों की हम बात कर लेते हैं। तो प्रमुख ये कौन कौन से थे कि देश का जब विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तब उसका जो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, और ये पुनर्गठन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था, और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की अगर कुल सदस्य संख्या रह गई तो घट करके 299 रह गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभाजन के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? 299, जिसमें प्रांतीय सदस्य की संख्या 229 थी और देशी रियासतों की संख्या घट करके आपकी 70 हो गई। संविधान निर्माण सभा में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। संविधान सभा बनाने में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 63 लाख लगभग रुपए खर्च हुए, और संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और उसे संविधान को अंगीकार करने की तिथि मानी जाती है। 26 नवंबर को जो लागू हुए वो 16 अनुच्छेद लागू हुए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394, ये जो अनुच्छेद हैं, ये 16 अनुच्छेद थे, तो ये 26 नवंबर को लागू हुए थे। संविधान सभा के 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, और ये बता दिया शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। तो संविधान जो सभा थी, ठीक है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, और इसी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ही अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का अंगीकार करने की और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू करने की तिथि माना जाता है। तो 17 अप्रैल की हम बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को अंतरिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे, तो अंतरिम संसद कब तक रही है? 17 अप्रैल 1952 को रही है। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख थी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 393 है, वो उसमें भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हमारे संविधान का नाम दिया गया है। आशा है कि आपने इसको समझा होगा। संविधान सभा के बारे में कथन की हम बात कर लें तो संविधान सभा के कथन की में कि संविधान सभा के बारे में किसने किसने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की निकाय थी, ये लॉर्ड विस्काउंट का कथन है। जबकि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, ये विंस्टन चर्चिल का बयान है। तो अब आपकी प्रमुख समितियां हैं, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सी थीं। तो इसमें आज मैंने ये संविधान सभा का कैसे संविधान हमारा बना, कब इसकी बैठक हुई, कौन कौन सी बैठक किस तिथि को हुई, कितने वाचन हुए, इन सबको मैंने क्रमबद्ध तरीके से और डेट में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट डालने की कोशिश की है। इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लीजिएगा। संविधान सभा से अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से आपसे को इस वीडियो से बनेगा। मुझे आशा है कि आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और अपने मित्रों को भेज सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्र हमने 299 में आपको यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं, तो 299 में इतनी सस्ता तो मुझे लगता है कि कोई भी नहीं कराएगा। और ये 1 रुपये से पर डे कम की आपका जो कोर्स है, तो टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, और वहाँ पर आप हमारे यूपीएससी, पीसीएस इत्यादि जो कोर्स हैं स्टोर में जा कर के आप वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।